अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका फिजियोलॉजी का लेक्चर करने लगी हूँ। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया हुआ था और हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन और उसके सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स कैपेसिटी सब कर लिया था। तो आज जो है ना हम करेंगे जब एयर एल्वुलाई में आ जाती है तो एब्जॉर्ब कैसे होती है, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेंटिलेशन एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ कैसे हो जाती है गैस ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि इस लेक्चर को सुनने के बाद सारे जो MBBS फर्स्ट ईयर MBBS और BDS के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आ जाएगा नंबर 1, डिस्क्राइब द फिजिक्स ऑफ गैस लॉज। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं आपको फिर उसको रिवाइज करा दूंगी ताकि बहुत आपको फिर आसानी होगी समझने में। नंबर 2, डिफाइन द पार्शियल प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी यूनिट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3, डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। एंड नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और लास्ट में है डिस्क्राइब द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो V/Q। तो ये आज मैं नहीं कराऊंगी, इसको ना मैं नेक्स्ट पे कर लूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो बिफोर वी डिस्कस दैट लेट अस रिकॉल द फिजिक्स ऑफ गैस लॉज दैट इज अप्लाइड इन आवर बॉडी एट ऑल स्टेप्स ऑफ वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज सिर्फ हम डिफ्यूजन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे गैसेस की कैसे होती है ब्लड में। गैस लॉज पहले भी मैंने आपको पल्मोनरी वेंटिलेशन बताए थे, अब फिर दोबारा बता देती हूँ। वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस आर ऑल क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल लॉज। These laws can be applied to help explain the mechanics of air movement into and out of the alveoli as well as diffusion of the gases across the blood gas interface. पहला था बॉयल्स लॉ, ठीक है, जो हमने अप्लाई कर लिया था पल्मोनरी वेंटिलेशन में। कैसे? अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी हम कोई प्रेशर गैस का बॉडी में बता रहे होते हैं ना तो वो हम लेते हैं कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। मतलब इसका ये हुआ कि प्रेशर जो है वॉल्यूम जो है गैस का वो वेरी करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मतलब जितना कम वॉल्यूम होगा, स्मॉलर वॉल्यूम हाई प्रेशर होगा। यानी कि स्मॉलर वॉल्यूम में गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो हायर प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे। अगर उतने ही गैस के मॉलिक्यूल हम बड़े स्पेस पे ले जाएं, लार्जर वॉल्यूम कर दें, तो फिर वो दूर दूर हो जाएंगे तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसी के बेसिस पे हमने वेंटिलेशन की थी ना, देखा था कि मतलब ये कि जब डायफ्राम नीचे जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर लो हो जाता है -1 जो ज़ीरो है नॉर्मली एल्वुलर प्रेशर, तो एयर अंदर आ जाती है, ठीक है। और फिर जब डायफ्राम ऊपर होता है, स्पेस कम हो जाती है तो प्रेशर हाई होता है तो गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर लिया था। डेल्टन्स लॉ, आप देख लें। नंबर 2 है डेल्टन्स लॉ। इट स्टेट्स दैट ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस exerts a partial pressure that is proportional to its concentration. The sum of the partial pressure of all the gases equals the total pressure. मतलब अगर एक चेम्बर में आप सपोज करें कि बहुत सारी गैसेस डाल दी हैं तो हर गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक गैस अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना उसमें, तो वो पार्शियल प्रेशर होगा, एक गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। अब अगर हम टोटल प्रेशर मालूम करना चाहें उस चेम्बर में जितनी भी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा ना, ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो हर गैस का एक पार्शियल प्रेशर होता है और अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो उन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को आप प्लस कर दें, ठीक है। तो डेल्टन्स लॉ क्या कह रहा है कि ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल की होगी उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। अब हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। अब ये आज हम अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है, और डेल्टन्स लॉ। तो हेनरीज लॉ
अब ये आप समझ लें क्या कह रहा है, गैस अगर डिज़ोल्व होनी है किसी लिक्विड में तो उसके पार्शियल प्रेशर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिज़ोल्व होना है वो उसके जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस जगह पे वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर कम पार्शियल प्रेशर है तो कम डिज़ोल्व होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर्स आर रिपोर्टेड फॉर गैसेज इन ब्लड एज वेल एज इन द एयर। Partial pressure in a liquid refers to gas molecules that are free in solution rather than bound to the hemoglobin। मतलब जो भी अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है तो उसको हम नहीं लेंगे, जो फ्री है वो एक्सर्ट करेगा। इट इज़ डिनोटेड एज PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम रेफर कर रहे हैं, PH2O यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, PN2 पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब ना हमने रेस्पिरेटरी यूनिट देखना है। अब हमने देखा था कि जब पल्मोनरी वेंटिलेशन में एयर एंटर होती है हमारे एल्वियोलाई में जाने से पहले वो कंडक्टिंग जोन में से गुजरती है, यानी कि जहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा, सिर्फ एयर जो है वो कैरी हो रही है। तो वो मतलब ये कि नेज़ोफेरिंग्स में आती है, फिर ट्रैकिया में आती है, फिर दोनों ब्रोंकाई में आती है, फिर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में आती है। तो जो जहाँ पे डिफ्यूजन गैस का हो रहा होता है ना उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी लोब्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, नंबर 2 एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स और एल्वियोलाई। यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल में भी है वो, एल्वियोलर डक्ट में भी है वो मेम्ब्रेन, और एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई में भी है, ठीक है। दे आर 3 मिलियन एल्वियोलाई इन 2 लंग्स एंड ईच एल्वियोलस हैज़ एन एवरेज डायमीटर ऑफ अबाउट 0.2 मिलीमीटर, यानी कि इतने छोटे हैं, ठीक है। और 3 मिलियन होते हैं, दोनों लंग्स हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ऊपर से आप शुरू करें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, फिर स्मूथ मसल, ज़ाहिर है ब्रोंक्यूल में स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हम कह रहे हैं जहाँ से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुरू होती है, फिर उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और फिर जो छोटे छोटे से हैं ना एल्वियोलर स्पेसेस या एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे गैस डिफ्यूज़ होगी। The alveolar walls are extremely thin and between the alveoli is an almost solid network of interconnecting capillaries। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो एल्वियोलाई हैं वो उसके ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क है, इस तरह से है कि वो समझें जब ब्लड आता है ना तो एक शीट ऑफ ब्लड बन जाती है वहाँ पे, मतलब इतनी थिन उसकी लेयर है। और जो कैपिलरी की लेयर है और एल्वियोलर वॉल की लेयर है उसको मिला के हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द extensiveness of the capillary plexus, the flow of blood in alveolar wall is described as a sheet of flowing blood। मतलब इतनी अच्छी तरह से उस नेटवर्क ने पूरे एल्वियोलस को कवर किया हुआ है कि जब ब्लड आता है तो बिल्कुल लगता है कि एक शीट ऑफ ब्लड है उसके ऊपर, ठीक है। दस एल्वियोलर गैसेज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज। तो एल्वियोलाई में जो भी गैस आएगी तो क्योंकि थिन उसकी वॉल है तो वो बिल्कुल करीब है पल्मोनरी कैपिलरी से, वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी। गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड द पल्मोनरी ब्लड अकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द टर्मिनल पोर्शंस ऑफ द लंग्स, नॉट मैरिली इन द एल्वियोलाई देमसेल्व्स। यानी कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर उसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स हैं और फिर उसके बाद एल्वियोलर सैक्स हैं। तो ये तीनों जगह पे जो है ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। ऑल दीज मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और पल्मोनरी मेम्ब्रेन। अब ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये बड़ा अच्छी सी डायग्राम है, ऊपर तो उन्होंने ट्रांसफर सेक्शन एक दिखाया हुआ है, एल्वियोलस है बीच में देखें आप, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द जो है रेड ब्लड सेल्स विद इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, यानी कि इतनी उसने मतलब पूरा उसको एनसर्कल किया हुआ है कैपिलरी नेटवर्क ने। अब यहाँ पे एक पूरी जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन मिल के बना रही है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो उसको यहाँ पे मैग्नीफाई करके नीचे बनाया हुआ है। हिस्टोलॉजी अगर आप देखें अंदर से अगर आप शुरू करें ना, जैसे एल्वियोलाई के अंदर से हमने शुरू किया तो पहली लेयर क्या होगी? पहली लेयर जो है ना वो होगी सरफेक्टेंट की, यानी कि फ्लूइड। अंदर से आप देखें लाइट पर्पल कलर का जो दिखाया है इन्होंने, क्या है वो, सॉरी वो तो कैपिलरी है। बाहर से आप देखिए
ये तो अंदर से कैपिलरी का है ना, तो बाहर से आप देखें जो ब्लू कलर की है ना, वो सरफेस फ्लूइड लेयर है जिसमें सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट लेयर एल्वियोलर एपिथेलियम, यानी कि आप राइट साइड नीचे से देखना शुरू करें, एल्वियोलर एपिथेलियम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद जो है वो, उसके बाद जो है वो पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथीलियम, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो एंडोथीलियल सेल का एक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, अंदर जो है रेड ब्लड सेल, अंदर पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। और इर्द गिर्द जो देखें आप लोगों ने एल्वियोलस दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स होती हैं, इसको हम और देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर्स क्या हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की? नंबर 1, अ लेयर ऑफ फ्लूइड लाइनिंग द एल्वियोलस एंड containing the surfactant that reduces the surface tension of the alveolar fluid। ये बाद में और तफसील से भी देख लेंगे। तो एक लेयर है, अगर आप एल्वियोलस को देखें ना, तो उसके अंदर सबसे पहली लेयर फ्लूइड की होती है जिसमें सर्फेक्टेंट होता है। नंबर 2, एल्वियोलर एपिथेलियम होती है, फिर कंपोज्ड ऑफ थिन एपिथेलियल सेल्स। फिर नंबर 3, एन एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फिर नंबर 4, अ थिन इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड द कैपिलरी मेम्ब्रेन। फिर नंबर 5, a capillary basement membrane that in many places fuses with the alveolar epithelial basement membrane। नंबर 6, the capillary endothelial membrane। तो ये यानी कि कैपिलरी की वॉल और एल्वियोलर वॉल मिल के बना रहे हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक और डायग्राम है, इसमें जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये इर्द गिर्द आप देखें कि एल्वियोलस हैं और फिर इसके सराउंडिंग जो है वो कैपिलरी नेटवर्क है। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का आप देखें, डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स, अब लेयर्स कितनी सारी हैं, यानी कि पहले एक फ्लूइड है, सर्फेक्टेंट है उसमें, फिर उसके बाद एल्वियोलर एपिथेलियल सेल है, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, फिर उसके बाद कैपिलरी एंडोथीलियम है, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर जो है वो ब्लड है। तो डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स द ओवरऑल थिकनेस इज़ 0.2 माइक्रोमीटर एंड एवरेज इज अबाउट 0.6 माइक्रोमीटर, तो फिर भी इतनी वो बारीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज अबाउट 70 स्क्वायर मीटर्स इन द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल। दिस इज इक्विवेलेंट टू द फ्लोर एरिया ऑफ 25 बाय 30 फुट रूम। अगर सब खोल दें आप तो इतना हो जाएगा जितना 25 बाय 30 फुट रूम होता है। The total quantity of blood in the capillary of the lungs at any given instant is 60 to 140 ml, ठीक है। जो हमने बताया था ना कि मतलब इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क है एल्वियोलस के ऊपर कि वो बिल्कुल लगता है कि शीट ऑफ ब्लड है उसमें। और कितना सा ब्लड होता है? 60 ml to 140 ml, दैट्स इट। नाउ इमेजिन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस। It is easy to understand the rapidity of respiratory exchange of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त बनाया है इसको, इतनी थिन वो लेयर है और इतनी अच्छी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड डिफ्यूज़ हो जाएगी। देखते हैं हम आगे कैसे। द डायमीटर ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज इज़ ओनली 5 माइक्रोमीटर्स विच मीन्स RBCs मस्ट स्क्वीज थ्रू दैम, ठीक है। मतलब ये कि हमें पता है ना कि डायबिटीज़ करते हैं RBCs, तो स्मॉल पोर्ट से भी वो आराम से निकल जाते हैं। RBC membrane touches the capillary wall, so oxygen and carbon dioxide need not pass through the significant amount of plasma as they diffuse between the alveolus and the red cells. This too increases the rapidity of diffusion। मतलब इतने करीब है ना कैपिलरी एल्वियोलस से कि बिल्कुल भी कोई हिंड्रेंस नहीं होती और वो डिफ्यूज़ हो जाता है। ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ डायग्राम में आप देखें, RBC है राइट साइड पे और जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, मतलब ये कि ज़ाहिर है अंदर उसके ब्लड है, तो फिर उसकी बाकी जो लेयर्स हैं और एल्वियोलस की लेयर लेफ़्ट साइड पे दिखाई भी है। तो इतना करीब है यह RBC उससे कि आराम से डिफ्यूजन ऑक्सीजन की जो है एल्वियोलस से RBC में हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट था उसकी डिफ्यूजन RBC से एल्वियोलस में हो जाएगी ताकि वो एक्सेल आउट हो जाए। तो डिफ्यूजन अब हमें देखना होगा कि थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन हाउ रैपिडली अ गैस विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी रैपिडली या आहिस्ता से गैस डिफ्यूज़ होगी, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का
वहाँ से गैस डिफ्यूज़ होगी कम पार्शियल प्रेशर की तरफ, ठीक है। ये जो है ना एक की है जिससे आप पूरी जो पल्मोनरी फिजियोलॉजी है ना वो हल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है उधर से गैस डिफ्यूज़ हो जाएगी कैपिलरी में जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है। नंबर 2, द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैस रैपिडली डिफ्यूज़ होगी, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह मियाँ ने एल्वियोलस इस तरह से बनाया है कि उसके ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क है, तो उसका सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो जल्दी हो जाती है डिफ्यूज़। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जितनी उसमें पावर होगी सॉल्युबल गैस होगी लिक्विड में, उतनी ज़्यादा रैपिडली वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। नंबर 4, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड। नंबर 5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है तो वो आहिस्तगी से होगी, ज़ाहिरी बात है, डिफ्यूज़ होने में उसको मुश्किल होगी मेम्ब्रेन के थ्रू। और अगर छोटा है उसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का तो जल्दी डिफ्यूज़ होगी। टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसमें आपने देखना है एक फार्मूला है, क्वान्टिफाइंग द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन द फ्लूइड, D इज इक्वल टू P multiplied by A multiplied by S divided by D into square root of molecular weight, ठीक है। तो जो डिवाइडेड बाय हैं चीज़ें वो जो हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी और जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो D इज़ द डिफ्यूजन रेट। अगर डिफ्यूजन रेट आप निकाल रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आप निकाल सकते हैं। P जो है इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द डिफ्यूजन पाथवे। जहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ से वो कम की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगी बहुत रैपिडली। A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाथवे, ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। S इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी लिक्विड में उतनी ज़्यादा रैपिडली वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। D इज़ द डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, यानी जितना भी कैपिलरी मेम्ब्रेन कैपिलरी मेम्ब्रेन कह रही हूँ, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी ना, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी तो मॉलिक्यूल को उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अगर कम है, बिल्कुल बारीक है, तो कम डिस्टेंस करना पड़ रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस से। फॉर एग्जांपल अगर बीच में एल्वियोलर जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन थी या कैपिलरी एंडोथेलियम थी, उसके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, उसमें अगर फाइब्रोसिस हो जाए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए, जैसे पैथोलॉजिकल डिजीज़ में आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो पढ़ोगे मेडिसिन में, तो उसमें जो है ना फिर डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन अगर ज़्यादा हो जाए तो गैस जो है ना वो आहिस्तगी से डिफ्यूज़ होगी, तो रेट उसका डिफ्यूजन का कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है एल्वियोलर ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का वो डिटर्मिन करता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो गैस की डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MW इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना डिफ़िकल्टी से वो डिफ्यूज़ होगी, जितना कम होगा उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला आप याद रख रहे हैं, किताब में और तरह से बना हुआ है तो वो ज़रा देख लेना, क्योंकि मुझसे ना इसमें वो टाइप नहीं हो रहा था, ठीक है। ये जो मैंने P के साथ निशान बनाया हुआ है ना, उसमें ट्राइंगल बना हुआ है, सही है, देख लीजिएगा। Diffusing capacity of the respiratory membrane. The ability of the respiratory membrane to exchange a gas between the alveoli and the pulmonary blood is expressed in quantitative terms by the respiratory membrane's diffusing capacity, which is defined as the volume of a gas that will diffuse through the membrane each minute for a partial pressure difference of 1 millimeter. जब तक partial pressure difference नहीं होगा कोई गैस डिफ्यूज़ नहीं हो सकती। अगर एक ही जैसा पार्शियल प्रेशर है नहीं डिफ्यूजन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन इन्होंने बताया डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट विल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ईच मिनट फॉर अ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कहते हैं। ऑल द फैक्टर्स दैट इफेक्ट डिफ्यूजन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैन इन्फेक्ट दिस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ज़ाहिरी बात है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फिर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी ना इन फैक्टर्स के ऊपर अगर हम डिपेंड करेंगे तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन in an average young man, the diffusing capacity for oxygen under resting condition averages 21 milliliter per minute per millimeter of mercury, ठीक है। The mean oxygen pressure difference across the respiratory membrane during normal quiet breathing is about 11 millimeter of mercury, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। Multiplication of this pressure by diffusing capacity 11 into 21 gives a total
of about 230 milliliter of oxygen diffusing through the respiratory membrane each minute. तो 230 ml ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है अगर हम इस फार्मूले से निकालें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ईच मिनट में. दिस इज़ इक्वल टू द रेट एट विच द रेस्टिंग बॉडी यूजेस ऑक्सीजन. जितनी हमें रेस्टिंग स्टेट में चाहिए ऑक्सीजन उतनी मिल रही होती है टिश्यू को. इंक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज. अब जाहिर बात है जब हमारे मसल एक्सरसाइज कर रहे होंगे उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, तो क्या होगा, कैसे वो इंक्रीज़ हो जाएगी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. जो 230 ml रेस्टिंग कंडीशन में थी तो उसमें कैसे इंक्रीज़ होगी. ड्यूरिंग स्ट्यूर्नस एक्सरसाइज और अदर कंडीशन दैट ग्रेटली इंक्रीजेज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड एल्वियोलर वेंटिलेशन. The diffusing capacity for oxygen increases in young man to a maximum of about 65 milliliter per minute per millimeter of mercury, which is 3 times the diffusing capacity under resting condition. This increase is caused by several factors. क्यों increase हो जाएगी? ज़ाहिरी बात है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा. तो कैसे आएगा? नंबर 1, opening up of many previously dormant pulmonary capillaries or extra dilatation of already open capillaries, thereby increasing the surface area of the blood into which the oxygen can diffuse. तो मतलब ये कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ पल्मोनरी कैपिलरी डोर्मेंट भी होती हैं रेस्टिंग स्टेट में, तो वो खुल जाती हैं, ज़्यादा ब्लड आ जाता है. और दूसरे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है किसी भी सेल में तो उसमें ऐसे एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं. ठीक है, जब हम हीमोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि वो वेज़ोडाइलेटर होते हैं और वेज़ोडाइलेटर डायलेटेशन करते हैं और उसकी वजह से जो पहले से खुली हुई हैं कैपिलरीज वो और डायलेट हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा ब्लड आ जाता है. इसलिए ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो एक्सरसाइज में बढ़ जाती है. Number 2, a better match between ventilation of the alveoli and the perfusion of the alveolar capillary with blood called ventilation perfusion ratio. इसमें आप ये समझ लें ventilation perfusion ratio VQ रेशो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. उसमें यह है कि देखें अगर एल्वियोलर एपिथेलियम और पल्मोनरी एंडोथेलियम इन दोनों को मिला के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो अगर किसी एल्वियोलस में एयर आई, ठीक है, एल्वियोलस खुला हुआ था, एयर आ गई वहाँ पे, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी कैपिलरी ही बंद है. अगर पल्मोनरी कैपिलरी बंद है तो भला एयर कैसे उसमें डिफ्यूज़ होगी? नहीं होगी ना. इसी तरह कभी बाहर क्या होता है कि एल्वियोलस जो है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, तो एयर ही वहाँ पे नहीं आई, हालांकि उसमें नहीं आ सकी एयर, हालांकि पल्मोनरी कैपिलरी खुली हुई थी. ठीक है, तो मैच का मतलब ये होता है कि जो एल्वियोलस में एयर आ रही है उस एल्वियोलस के सराउंडिंग कैपिलरी खुली भी होनी चाहिए, तभी तो वो डिफ्यूज़ होगी. अगर एल्वियोलस बंद है तो एयर ही नहीं आई उसमें, तो अगर कैपिलरी खुली भी थी तो भी एयर तो आई नहीं थी वहाँ पे, तो डिफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो दोनों चीज़ें बैक वक्त खुली होनी चाहिए. तो अ बेटर मैच बिटवीन वेंटिलेशन ऑफ द एल्वियोला एंड द परफ्यूजन ऑफ द alveolar capillary with blood called ventilation perfusion ratio. इसको हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, therefore during exercise oxygenation of the blood is increased not only by increased alveolar ventilation but also by greater diffusing capacity of the respiratory membrane for transporting oxygen into the blood. दो दफ़ा लिखती हूँ. Diffusing capacity for carbon dioxide. The diffusing capacity for carbon dioxide has never been measured because of the technical difficulty. Technical difficulty क्या होती है? जैसे ऑक्सीजन का तो हमने मालूम कर लिया. Carbon dioxide diffuses through the respiratory membrane so rapidly that the average partial pressure of carbon dioxide in the pulmonary blood is not far different from the partial pressure of carbon dioxide in the alveoli. So average difference is less than 1 millimeter of mercury, and with the available techniques this difference is too small to be measured. तो मतलब ये technical difficulty है उसमें, इसलिए वो measure नहीं हो पाता. Because the diffusion coefficient of carbon dioxide is slightly more than 20 times that of oxygen, one would expect a diffusing capacity for carbon dioxide under resting condition of about 400 to 450 milliliter per minute per millimeter of mercury. तो ऑक्सीजन से कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत मतलब डिफ्यूजन बहुत रैपिडली हो जाता है. तो मेजरमेंट ऑफ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी द कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड. अब ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है ना, इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली.
For this purpose, carbon monoxide diffusing capacity is measured first. To convert carbon monoxide diffusing capacity to oxygen diffusing capacity, the value is multiplied by a factor of 1.23 because the diffusing coefficient for oxygen is 1.23 times that for the carbon monoxide. तो ऑक्सीजन की डायरेक्ट मेथड से नहीं होती है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हम नहीं मालूम कर सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड की पहले मालूम करके फिर जो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1.23 तो उससे हम फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। Thus, the average diffusing capacity for carbon monoxide in younger man at rest is 17 milliliter per minute per millimeter of mercury, and the diffusing capacity for oxygen is 1.23 times this, or 21 milliliter per minute per millimeter of mercury. तो इस तरह से हमने निकाला है, ठीक है। अब ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फार्मूला बहुत, जो सिर्फ एक फार्मूला है ना जिसमें सारी चीज़ें आप बताई हुई कि कैसे जो है आप डिफ्यूजिंग कैपेसिटी में जो फैक्टर्स हैं ना वो कौन कौन से हैं, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट मैंने आपके लिए रखा है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड ड्रॉ डायग्राम, लेबल इट। नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इन द लिक्विड, ठीक है। तो ये सारे आप लिख लीजिए और आराम से आप कर लेंगे, सही है। और ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट लिखिए कि आपको कैसे लग रहा है मेरे लेक्चर। और थोड़ा बीच में गैप आ जाता है यूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, FCPS पार्ट 2 के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए मैं ज़्यादा बना रही होती हूँ, और मेडिसिन में मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे ये बेस है मेडिसिन की, ठीक है। तो फिजियोलॉजी इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोबेल प्राइज़ होता है ना मेडिसिन का, वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का इकट्ठे मिलता है। क्यों? इसलिए कि वो है ही फिजियोलॉजी, बेस है मेडिसिन की। तो आप जितनी अच्छी फिजियोलॉजी आपको आती होगी उतनी अच्छी आप मेडिसिन सीख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।